आंखें सहजता से बंद, मेरे साथ साथ 3 बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात गायत्री महामंत्र। ओम भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाथों को रब करेंगे, अपनी आंखों में लगाएंगे, आंखों को सहजता से खोलेंगे। आपका आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो आप लोग को जो मैंने पढ़ाया याद है कि भूल गए सब? हेलो, आवाज काफी तो आ भूल रही गए। है? भूल गए हैं There सब was a लोग? good gap. There was a good gap actually. अच्छा, there was a good gap, but you should remember all the things, no? हाँ, Yes, actually. so yes, so it's our responsibility to learn everything without any gap. It will be the gap for our daily routine, but not for us. So we should be continue for the long time till exam date will confirm. ठीक है, तो सभी लोग स्टार्ट करेंगे। मुझे बताइएगा स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है नहीं? मुझे पता है बहुत से लोगों को याद नहीं है। नो प्रॉब्लम एट ऑल, एक बार हो रही है। हो रही है। हाँ हाँ ठीक है। तो मैंने आप लोगों को मॉडल तक पढ़ा दिया था। ठीक है, मॉडल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आप लोगों से थोड़ा बहुत पूछ लेती हूँ। चलिए, मैंने आप लोगों को 3 मॉडल लीनियर पढ़ाए थे, कौन कौन से हो गए हैं बताइए भाई। लीनियर मॉडल में कोई सा मॉडल का नाम याद है? एरिस्टोटल मॉडल। एरिस्टोटल मॉडल, वेरी गुड। वैल्यूज लीनियर मॉडल मतलब क्या होता है? What is the meaning of linear model? Anyone? जिसपे वन वे कम्युनिकेशन होता है। मास कम्युनिकेशन में इसमें सबसे ज्यादा कोई फीडबैक नहीं मिलता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड रितिका के जी। ओके, तो सबने बहुत अच्छा आंसर दिया। लीनियर मॉडल एक वन वे मॉडल होता है जिसमें फीडबैक मिलने की संभावना नहीं होती है। ओके, नो फीडबैक। और इसमें हमारे बहुत सारे मॉडल आते हैं। एरिस्टोटल का मॉडल आता है, लेसवेल का मॉडल आता है, तो अलग अलग प्रकार के मॉडल आते हैं। तो हमने अभी लीनियर मॉडल पढ़ा है जो वन वे है। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट मॉडल्स जो हमारे बच गए थे। तो एक बार मैं ओवरव्यू आपको दे देती हूँ। सेकेंड, हाँ, देखिए हम लोगों ने लीनियर मॉडल पढ़ लिया था। ठीक है, लीनियर मॉडल में आपका कौन कौन सा मॉडल था? एरिस्टोटल का हो गया था, लेसवेल का हो गया था, बार्लोस का हो गया था, शैनन एंड वेबर का मॉडल हो गया था। ठीक है, तो ये सारे मॉडल हमने पढ़ लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है। अब आता है हमारा ट्रांजेक्शनल मॉडल, उसके बाद है इंटरेक्टिव मॉडल, फिर है हमारा ट्रांजेक्शनल में एक मॉडल है बर्लेंट्स का, एक और मॉडल है उसको मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं किया है, बट मैं उसको आपको बता दूंगी क्या होता है। ठीक है, और इंटरेक्टिव मॉडल में 3 मॉडल्स है जिससे मैंने 2 लिखे हैं, एक और मॉडल का नाम आपको बस बता दूंगी बाद में, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो शैम मॉडल और व्हाइट्स मॉडल, दो मॉडल इंटरेक्टिव मॉडल में आपको पढ़ने हैं। हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, शैनन वेबर पढ़ लिए थे, बैरलोस मॉडल पढ़े थे। अब हम आते हैं ट्रांजेक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ट्रांजेक्शनल मतलब लेन देन का मॉडल, जहां पर दो लोगों के बीच में लेन देन हो रहा हो, दोनों के बीच में क्या हो रहा हो, ट्रांसफर हो रही हो कोई चीज, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांजेक्शनल मॉडल कहते हैं। ठीक है, अब इसमें 2 मॉडल जनरली देखे जाते हैं। मैंने आप लोग को बर्लेंट्स मॉडल ही बताया है क्योंकि सेम वही है। आप हेरिकल मॉडल का डायग्राम देख लोगे अगर आपने कभी सर्च करके, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बर्लेंट्स मॉडल और डांसेस हेरिकल मॉडल, ये 2 मॉडल हैं जनरली। इनमें से भी बर्लेंट्स का मॉडल इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब देखिए, ट्रांसएक्शनल मॉडल का उपयोग कहाँ करते हैं? जहां पर ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन हो, या यहाँ पर सॉरी, जहां पर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो, मतलब जहां पर 2 लोग बात कर रहे हैं। अब जब 2 लोग बात करेंगे तभी तो लेन देन होगा ना भाई, होएगा या नहीं होएगा बताइए? 2 लोग बात करेंगे तब लेन देन होगा कि नहीं होगा?
आवाज आ रही है ना मेरी? जी जी मैम। मैम जी। ट्रांजेक्शन, इसको हम लेन देन का मॉडल कहते हैं। और किनके बीच लेन देन होगा? जब दो लोग होंगे। तो ये इसका उपयोग हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में करते थे। लीनियर मॉडल का उपयोग कहाँ पर ज्यादा होता है? जल्दी बताइए। मास मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन में, ठीक है। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में जिस मॉडल का उपयोग किया जाता है वो है हमारा ट्रांजेक्शनल मॉडल, ठीक है। अब देखिए, इसमें सेंडर और रिसीवर इंटरचेंज रोल में होते हैं इस मॉडल में। इस मॉडल का एग्जांपल दूं, दो फ्रेंड, और बता भाई कैसे है तू, ठीक है। तो दूसरा वाला बोला भाई तू बता तू कैसे है, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे से बात करे। तो पहले वाला जिसने पूछा वो सेंडर कहलाया। किससे? रिसीवर से। रिसीवर ने बोला मैं भाई ठीक हूँ, तू बता तू कैसे है ना। इस बीच में मैं चली गई या फिर पूनम भी चली गई, दो लोग बात कर रहे हैं, कोई एक इंसान जाके खड़ा हो गया। तो हमें नहीं पता कि कौन सेंडर है कौन रिसीवर है। तो ट्रांजेक्शनल मॉडल में दोनों लोगों का जो रोल है वो इंटर ट्रांजेक्शनल मॉडल में ये होता है। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाएगा कि ऐसा कौन सा मॉडल है जहां पर सेंडर रिसीवर बन जाता है और रिसीवर सेंडर बन जाता है, ठीक है। दोनों इंटरचेंज रोल में होते हैं। आया समझ में? अब दोनों इंटरचेंज रोल में है, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, तो फीडबैक कैसे मिलेगा? जल्दी मिलेगा। और ये न्यू मैसेज के रूप में होता है। मतलब कि मैंने अभी प्रश्न पूछा, भाई तू कैसे है, ठीक है। तो मेरे भाई ने क्या बोला? मैं ठीक हूँ बहन, तू बता तू कैसी है। तो उसने फीडबैक दिया, किस रूप में दिया? एक किसके रूप में दिया? जल्दी बताइए, बताइए भाई। मैसेज के रूप। मैसेज के रूप में दिया कि तू बता तू, मैं ठीक हूँ तू बता तू कैसे है। तो उसने एक मैसेज के रूप में यहाँ पर फीडबैक दिया। और इसमें भी नॉइज का कॉन्सेप्ट होता है। कब? जब मैं किसी से कॉल पे बात कर रही हूँ, ठीक है। कॉल पे बात करना, वीडियो कॉल करना, ये दोनों बताइए किसका एग्जाम्पल है? असिंक्रोनस का या सिंक्रोनस का? कॉल पे बात करना, वीडियो कॉल करना, क्या है ये? जल्दी, सिंक्रोनस या कौन सा भाई? फिर से सिंक्रोनस। सिंक्रोनस। क्यों है सिंक्रोनस? जल्दी मैसेज मिलता है ना मैम, और जवाब भी मिलता है उससे जल्दी। सिंक्रोनस मतलब क्या होता है? जहाँ पे जल्दी मैसेज भी मिलता है और उसका जवाब भी दिया जाता है। फीडबैक तुरंत तुरंत मिल सकता है, ठीक है। या फिर उसको हम क्या कहते हैं? सिंक्रोनस को लाइव कोई चीज हो रही है, होते हैं। सिंक्रोनस कहते हैं। मैम असिंक्रोनस, सिंक्रोनस में तो दोनों को प्रेजेंट रहना चाहिए ना मैम। हाँ आसिंक्रोनस में जैसे हमारा ये आपने जो रिकॉर्डिंग हो रहा है ये मैं देखूं तो दैट इज आसिंक्रोनस, है ना मैम। ठीक है। अभी मैं क्या बोल रही हूँ आपसे कि हम कॉल पे बात करते हैं। जब आप कॉल पे बात करते हो, ठीक है, और तो आप सामने वाले से कॉल पे बात करो तो वो रहेगा, तभी तो आप उससे बात करोगे। अब वो ये तो नहीं करेगा ना कि आप बोल रहे हो वो रिकॉर्डिंग में लगा के चले जाए फिर वो बाद में सुने। ऐसा करेगा क्या वो? अगर वो रिकॉर्डिंग किसी तीसरे व्यक्ति को सुना रहा है तो तीसरे व्यक्ति के लिए वो क्या है? क्या है? असिंक्रोनस। असिंक्रोनस। लेकिन वो मेरे से बात कर रहा है, दैट इज सिंक्रोनस। सिंक्रोनस मतलब ये नहीं कि व्यक्ति बाद में देख रहा है तो बाद में देखना मतलब असिंक्रोनस। सामने सामने, चाहे वो आपका लाइव चैट हो, चाहे वो आप यूट्यूब पे वीडियो तुरंत लाइव देख रहे हो, बाद का नहीं, लाइव वीडियो अगर आप देख रहे हो, ठीक है। तीसरा, आप मीट, गूगल मीट में मेरे से बात कर रहे हो, ठीक है। चौथा, आप वीडियो कॉल पे किसी से बात कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज सिंक्रोनस। अब आप यही चीज बाद में कर रहे हो, जैसे रिकॉर्डेड मीटिंग अब आप बाद में देख रहे हो तो दैट इज कॉल्ड असिंक्रोनस। एक सेकेंड। मीनाक्षी मैम सर। जी, आवाज आ रही है ना आप लोगों को मेरी? हेलो। जी मैम। हाँ मीनाक्षी मैम
असिंक्रोनस और टाइम शिफ्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजन था। देखिए टाइम शिफ्ट में क्या होता है, हम असिंक्रोनस में जनरली फीडबैक के बारे में भी देखते हैं, है ना, फीडबैक और व्यक्ति से रिलेटेड हम जाते हैं सिंक्रोनस असिंक्रोनस में, लेकिन टाइम पे हम फोकस टाइम पे कर रहे हैं, चीज वही है ना। लेकिन देखिए दो चीज है सेम है, लेकिन हम उसमें अलग अलग क्वालिटी देख रहे हैं। जैसे मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान है, ठीक है। आपका जब पूनम जी के साथ कंपैरिजन किया जाएगा, ठीक है, तो एज में कंपैरिजन है, मान लीजिए मेरे साथ कंपैरिजन किया जाएगा तो आपका भी एनाटॉमी अच्छा, मेरा भी एनाटॉमी ठीक है, तो हमारा एनाटॉमी में कंपैरिजन किया जाएगा। तो एक ही व्यक्ति का अलग अलग डायमेंशन में कंपैरिजन किया जा रहा है। आया समझ में कविता जी? हेलो नहीं, हेलो। मुझे थोड़ा सा मतलब कैसे टाइम शिफ्ट में भी बाद में देखते ना, राइट? इसमें एग्जांपल लिखा है कि किसी प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर लेना, उसे बाद में देखना, और हाँ एसिंक्रोनस देखो मैं में आपको देर बताती से हूँ, संदेशा मिलना, राइट? वो दोनों बाद में ही है ना, राइट? दोनों चीज बाद में है। देखिए दोनों चीज बाद है, लेकिन सिंक्रोनस असिंक्रोनस हम किस पे बेस्ड कर रहे हैं, हम यहाँ पर फीडबैक पे फोकस हो रहे हैं। चीजों को समझिए ओके थोड़ा सा। ओके देखिए ओके। सिंक्रोनस में क्या लिखा है, शीघ्र मैसेज मिलता है और उसका जवाब भी शीघ्र दे दिया जाता है। तो ये किस पे हाँ, फोकस कर रहे हैं, किस पे टाइम फोकस कर रहे हैं, ये जल्दी बताइए। टाइम पे ना तुरंत ही मिलता है, राइट? पर्सन पे फोकस कर रहे हैं, टाइम पे फोकस कर रहे हैं, टाइम पे या तुरंत फीडबैक? ही मिलता है, या फीडबैक, राइट? फीडबैक। आप दोनों में देखिए, दोनों में ये लोग फीडबैक पे फोकस कर रहे हैं। मैसेज है लेकिन उनको फीडबैक चाहिए, ठीक है। तो इनका क्या कहना है, सिंक्रोनस मीडिया मीडिया दैट टेक्स प्लेस इन रियल टाइम सच एज लाइव टेलीविजन रेडियो एंड रिक्वायर द ऑडियंस टू बी प्रेजेंट, and then media is being broadcasted and perform is called synchronous media। मतलब कि ऑडियंस चाहिए और सिंक्रोनस क्या रिक्वायर, टाइम शिफ्ट में भी आपके पास ऑडियंस का जरूरी है एट गिवन टाइम इन ऑर्डर टू यूज असिंक्रोनस कम्युनिकेशन। इसमें प्रिंटेड मटेरियल भी आते हैं और रिकॉर्डेड ऑडियो वीडियो भी आते हैं, ठीक है। टाइम शिफ्ट एक तरीके से आप देखो, एक सेकेंड रुको बता, टाइम शिफ्ट है किसी प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर लेना और उसको बाद में देना। हमने क्या किया, कोई प्रोग्राम चल रहा है, इवेंट की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है। द रिकॉर्डेड ऑफ द ऑडियो एंड वीडियो इवेंट यूजुअली बाय ऑडियंस, ऑडियंस ही इसको रिकॉर्ड करता है और वीडियो करता है, लेकिन वो क्या करता है, बाद में देखता है। तो यहाँ पर काम कौन कर रहा है, वही पर्सन कर रहा है। देखो आप लोग यहाँ स्टूडेंट हो, ठीक है, मीट पे आए हो, आप सभी मेरे से डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो दैट इज अ सिंक्रोनस मीडिया, ठीक है। लेकिन आप लोग को वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब में नहीं डालना है, डालने का काम कौन करेगा, या तो पुष्पा जी करेंगे, मैं करेंगे, प्रेरणा करेंगे, हम तीनों करेंगे। तो असिंक्रोनस मीडिया में हमने डालने का काम किया, तो अगर आप उसको रिकॉर्ड करो, जब आप कहीं घूमने गए हो, ठीक है, अब घूमने गए हो तो आपको घर वालों को दिखाना भी है वो वीडियो। आपने क्या किया, जो हिस्टोरिकल प्लेस है उसका आपने वीडियो बनाया कोई इवेंट का, या आप शादी में गए, जैसे कैमरामैन वो बेचारा शादी देखेगा या वीडियो बनाएगा, वो क्या करता है, वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है, वो खुद करता है वो चीजें और बाद में जाके वो देखता है, ठीक है। जिसमें वीसीआर रिकॉर्डेड फेवरेट प्रोग्राम्स, ठीक है, इसमें यही बताया गया है कि वीसीआर मतलब बहुत सारे वीडियो रहते हैं, उनमें से भी हम कुछ चीजों को लेकर देखते हैं, दैट इज अ टाइम शिफ्ट। समझ में आया क्या कविता जी? यस मैम, यस 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 यस। जी जी, आई थिंक आप समझ में आएगा थोड़ा सा। ये दो चीज आपको ऐसे समझ में आएंगी कि इसमें एक ही बंदा चाहिए टाइम शिफ्ट के लिए, है ना। लेकिन असिंक्रोनस में ऐसा नहीं है, संदीप महेश्वरी भी वीडियो रिकॉर्ड करके डालेंगे तो हम देख सकते हैं, लेकिन टाइम टाइम शिफ्ट के लिए शिफ्ट हमें खुद ऑडियंस करना भी, पड़ेगा। यस यस, आई समझ। ठीक है? चलिए अब हम बात करते हैं दूसरा। दूसरा क्या होता है, ट्रांजेक्शनल मॉडल, मतलब बर्लेंस और डांस हेरिकल मॉडल। इसको मैंने आपको बता दिया। पहली बात तो फीडबैक मिलता है और न्यू मैसेज के रूप में मिलता है। एक सेकंड के बड़ा, इसमें नॉइज का कॉन्सेप्ट दिया गया है। क्यों दिया गया है भाई, जब हम सेंड करते हैं कोई मैसेज, ठीक है, तो उस मैसेज को सेंड करने के टाइम पे, एक सेकंड रुकिएगा, कॉल से परेशान हूं, ठीक है। तो इसमें आपका नॉइज का कॉन्सेप्ट मिलता है। जब आप किसी को कोई मैसेज भेजोगे, जैसे मैं, और अगर यहाँ पर नेट कम बंद हो गया या किसी का कॉल बार बार आ रहा है, तो मैं क्या होंगी, यहाँ पर अपने कम्युनिकेशन को यहाँ पर क्या करूंगी, स्टॉप कर दूंगी और वो बात आप तक नहीं जाएगी। इट्स अ काइंड ऑफ नॉइज, ठीक है। इसमें नॉइज का कॉन्सेप्ट बताया गया है।
अब देखिए इसमें दो चीजें है। इसका एक लाभ ये है कि सेंडर और रिसीवर में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, जरूरी नहीं है। इसमें एक लाभ लीनियर से ज्यादा अच्छा। लीनियर में क्या होता है कि एक ही सेंडर होगा, एक ही रिसीवर होगा, क्योंकि फीडबैक तो मिलता ही नहीं है। लेकिन अगर हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, हम रुकते नहीं है किसी के लिए कि जब वो कोई भेजेगा तभी हम भेजेंगे, वो सर्कुलर वे पे चलता रहता है। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है सर्कुलर कम्युनिकेशन कब बनता है। ठीक है, कम्युनिकेशन को सर्कुलर कम्युनिकेशन कब कहते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आप कब बोलोगे, जब सेंडर रिसीवर बन जाता है और रिसीवर सेंडर बन जाता है, तो उसको हम सर्कुलर कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, अब सीमा क्या है, नॉइज बहुत होती है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो रहा है लेकिन बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस इसमें देखने को मिलता है। क्यों, अब मैं इसको आपको मॉडल के अकॉर्डिंग बताऊंगी। ठीक है, इसमें एस और आर कम्युनिकेटर कहलाते हैं, मतलब कि सेंडर भी कम्युनिकेटर है, रिसीवर भी कम्युनिकेटर है। तो इसमें थोड़ा पद का या फिर हम कुछ बात करें, कुछ इन्फॉर्मेशन का सही तरीके से, अगर आप स्टूडेंट हो, ठीक है, मैं आपको बराबरी में बोलने दूं क्लास में, मतलब मैं कम बोलूं, आप तुरंत तुरंत चीजों को आंसर पूछ लो। क्यों बोला जाता है क्लास में कि आपको लास्ट में क्वेश्चन आंसर करना है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति, चलिए एक जन करे, ठीक है, सब व्यक्ति क्लास के बीच में क्वेश्चन आंसर करने लग गए। ठीक है, फीडबैक तो मिल रहा है मेरे को कि मैम ये नहीं समझ में आया, ये नहीं समझ में आया, तुरंत तुरंत पूछते गए। जैसे एक लाइन मैंने पढ़ाया, आपको नहीं समझ में आया, आप फिर पूछे, फिर एक लाइन पढ़ाया, आपको नहीं समझ में आया, आप फिर पूछे। तो ऐसे में क्या हो रहा है, बार बार डिस्टर्बेंस हो रही है, और बार बार जब रिसीवर सेंडर बन रहा है तो कम्युनिकेट होने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है एक दूसरे को। ठीक है, ज्यादा ही कम्युनिकेशन भी अच्छा नहीं माना जाता। आया समझ में? हेलो जी मैम। जी, जी। ठीक है। अब इसमें आता है हमारा नेक्स्ट बर्लैंड्स का। तो ऊपर स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग देखना, बर्न है, ठीक है, BARANLUNDS। ठीक है, तो ये इनका मॉडल है, इन्होंने दिया था 1970 में। ठीक है, इसको भी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के लिए दिया गया था। तो ट्रांजेक्शनल मॉडल का एक एग्जांपल है बर्लैंड्स मॉडल, ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के लिए दिया गया था। अब इसमें मेनली क्यूज पर फोकस किया जाता है। ठीक है, देखो फोकस ऑन क्यू मैंने लिखा है, क्यों, प्राइवेट और पब्लिक जगह पे हम जब भी बात करते हैं दो लोगों से, तो हम संकेत के अकॉर्डिंग जब बात करते हैं, क्यूज देते हैं कि मैंने किसी को किस तरीके का क्यूज दे दिया। ठीक है, प्राइवेट क्यू होता है या पब्लिक क्यू होता है, तो मैंने किसी को संकेत दिया, संकेत के अनुसार दो लोग बात कर रहे हैं। तो बैलेंस में ये होता है जब दो लोग एक जैसी जगह के होते हैं या फिर एक टाइप के होते हैं और आप उनको क्यूज दोगे तो वो समझ पाएंगे चीजों को। आया समझ में? जैसे कि प्राइवेटली भी मैं अगर आपसे कुछ बात कर रही हूँ तो मैंने आपको कोई संकेत दिया, मैं दो लोगों के बीच की प्राइवेट बात चल रही है, मैंने उसको संकेत दिया कि देख अगर कुछ सिचुएशन ऐसी आती है तो अपन ये संकेत दे देंगे। तो अगर वो लोग पब्लिक में जाते, जैसे आप लोग CID देखते होंगे या फिर आप पुलिस लोगों को देखते हो, जो लोग जाते जनरली, तो वो उनका एक कोड होता है ना, कोड या क्यूज होते हैं, उसको वो फॉलो करते। कब फॉलो करते? प्राइवेटली तो वो जानते हैं, वही चीज पब्लिक में भी फॉलो करते हैं वो, कि हम ये इशारा करेंगे तो तुम ये समझना। आया समझ में? हेलो जी हेलो, मैम। हाँ, एक बार फिर से बता दीजिए मैम। देखिए इसमें क्या होता है, जनरली कोई पर्सन, इसमें देखो चार्ट लिखिए, मेरे ख्याल से डायग्राम में दिख नहीं रही, P फॉर होता है, ये पूरा डायग्राम बना है। ठीक है, इस डायग्राम में आप देख रहे P1 लिखा है और P2 लिखा है, जो ज्यादा ग्रे कलर का है ना। P1 मतलब पर्सन 1 है, P2 मतलब पर्सन 2 है। D फॉर है यहाँ पर डिकोडिंग, E फॉर है इनकोडिंग, मतलब कि मैसेज को बनाना और फिर दोबारा आना। CPU मतलब होता है पब्लिक क्यूज, ठीक है, और CPR मतलब प्राइवेट क्यूज। तो जहां जहां पर CPU है मतलब पब्लिक में जाके वो लोग बात कर रहे हैं, CPR मतलब उनका प्राइवेट लेवल। ये साइड साइड में CPR लिखा है, मतलब कि जब कोई व्यक्ति कोई बात करता है तो वो अपना एक कंडक्ट, एक कोड बना लेता है या एक क्यू बनाता है, एक संकेत बनाता है कि हम वही चीज को बाहर जाए। जैसे लेडीज लोग को आप देखते होगे, है ना, किटी पार्टीज में उनके क्या रहते हैं, कुछ क्यू रहते हैं कि बहन तो ये साड़ी पहन के आएंगे तो हम कहीं जाएंगे तो हम सब ग्रीन साड़ी पहनेंगे, कि अगर हम कहीं मेले में जाए या कुंभ में जाए तो हम घूम ना जाएं। या फिर जब हम स्टूडेंट को कहीं लेके जाते हैं जनरली तो सब ड्रेस पहने रहते हैं। तो इतनी बड़ी जनता में भी हमें हमारे स्कूल के स्टूडेंट या पिकनिक में मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ड्रेस कोड उनका एक क्यू की तरह कार्य कर रहा है, समझ में आया, एक संकेत की तरह कार्य कर रहा है। तो इनका मानना ये है जब भी हम कम्युनिकेशन करें, चाहे वो प्राइवेटली हो या फिर पब्लिक हो, वहां पर कोई ना कोई संकेत होते हैं, ठीक है, जो हमारे नॉन वर्बल बिहेवियर्स को बताते हैं, जो हम नहीं कह पाते।
और वर्बल बिहेवियर को भी बताते हैं। मैं कोई चीज बात करके बोलूं, जैसे मुझे कुछ बताना है, जैसे कि मुझे क्या बोलना है कि आप सभी लोग, जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, 10 लोग हैं, ठीक है, हम लोग क्लास में चीटिंग कर रहे हैं, है ना। तो चीटिंग कर रहे हैं तो वो क्या बोलते हैं कि मैं जब क्या करूंगा, जब मैं डस्टर या फिर अपने हाथ को बेंच में रखूंगा तो तू समझ जाना कि मेरे को क्वेश्चन पूछना है तेरे से। तो उसने क्या किया, उसने नॉन वर्बल रूप से अपना डस्टर या फिर अपने बेंच को मारा, ठीक है, 2 बार। तो उसके फ्रेंड को समझ में आ गया कि ये मार रहा है, मतलब ये बुला रहा है मेरे को हेल्प के लिए, ठीक है। और अगर यहीं पर कोई दूसरी लड़की लोग के बीच में, तो वो क्या करती होती कि मैं 2 बार खांसूंगी तो तू समझ लेना मेरे को नहीं आ रहा है, 3 बार खांसूंगी तो मतलब समझ लेना वॉशरूम जाके बताना है आंसर, ठीक है। ये होता था कि ये नहीं होता था भाई, हमारे यहाँ तो होता था, ठीक है। तो मेरे में कहते थे, मेरी फ्रेंड बोलती थी मैं खांसूंगी ना 3 बार तो तू मेरी तरफ मुड़ जाना, मेरे को बता देना आंसर क्या। तो हम क्या करते हैं, क्यूज का उपयोग करते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में, मैसेज को भेजने के लिए। आया समझ में? हेलो जी मैम। जी। मतलब इसमें इतना आप समझ लो कि हम जनरली संकेतों का उपयोग करते हैं, ठीक है ना, ठीक है, जी। ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट आता है आपका इंटरेक्शनल मॉडल या इंटरेक्टिव मॉडल भी इसको कहते हैं। यहाँ पर इंटरेक्टिव कर लेना, जनरली आपको करना हो तो। इंटरेक्शनल में लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो ये भी, इसका संबंध इंटरनेट से है, ठीक है। जनरली ये इंटरनेट में देखा जाता है या फिर 2 लोगों के बीच में भी होता है ये, ठीक है। इंटरनेट मतलब कि जब व्यक्ति इंटरनेट पे रह के, चाहे हम बात करें मास मीडिया की बात करें या कहीं भी बात करें, तो तब काम करता है। जैसे कि मैं आप लोगों से मैसेज के थ्रू बात कर रही हूँ या फिर वीडियो कॉल के थ्रू बात कर रही हूँ, तो इसका उपयोग जनरली इंटरनेट में किया जाता है, ठीक है। इसमें फीड तुरंत मिलता भी है और नहीं भी मिलता है, यहाँ पर लिख लेना, मिलता भी है और नहीं भी मिलता है इंटरेक्टिव मॉडल में। लेकिन ज्यादा चांसेस रहते हैं कि फीडबैक तुरंत मिलेगा। जैसे मैं आपसे व्हाट्सएप पे बात कर रही हूँ, ठीक है, हम लोग 2 फ्रेंड्स हैं, हम दोनों व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं। तो मैंने आपसे पूछा कि कैसी है, तो वो बोलेगी हाँ बढ़िया, तू बता तू कैसी है, तो तुरंत फीडबैक मिल गया। लेकिन मैंने उसको मैसेज किया कैसी है, अगर वो ऑनलाइन नहीं है, उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, तो वो तुरंत फीडबैक देगी क्या मेरे को? बताइए, नहीं, भेजेगी या बाद में देगी? बाद में देगी ना, उसका आंसर है ना। तो वैसे ही फीडबैक तुरंत मिलता भी है और नहीं भी मिलता। यहाँ पर नहीं भी मिलता, आप लोग याद करना। इसमें फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस की भूमिका होती है, जो जिस फील्ड से होता है। मान लीजिए आप किसी कंप्यूटर कंपनी में काम करने गए हो, आप जिस फील्ड से हो आपको उसी फील्ड के व्यक्ति के साथ बैठाया जाएगा। अगर आपको कोडिंग समझ में नहीं आती है तो आपको कोडिंग वाले के साथ बैठा दे, तो आपको कुछ समझ में आएगा क्या? बताओ जरा, बताइए। किसी आप लोगों में से किसके पास कंप्यूटर है? किसी के पास कंप्यूटर था सब्जेक्ट में? हाँ, मेरा बीसीएस है, कंप्यूटर साइंस। हाँ ठीक है, बीसीए से है ना। तो आप बताइए मैम, अगर आपके साथ मतलब आपके 3-4 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आप बीसीए वाली हैं, आप उनसे पूछेंगे कि जावा में ये कोड बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, और योगा वालों से आप पूछ रही हैं, ठीक है, तो उनको बनेगा ये बताने? उनको आएगा कि नहीं नहीं वो आएगा? नहीं, नहीं वो आएगा। बोलेंगे जावा क्या है, कोड क्या है, कुछ भी नहीं समझ आए। हाँ, आपका फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस और उनका फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस अलग अलग है। तो इसमें क्या बताते हैं हम, किसे फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस की भूमिका होती है, मतलब कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 व्यक्ति एक जैसे होने चाहिए, उनका फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस एक जैसा होना चाहिए, तभी वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाएंगे। चाहे हम सोशल मीडिया की बात करें या कैसी भी बात करें, जब एक जैसे फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, जैसे कि राजनीति की बात करें, राजनीति की बात आप किसी धर्मज्ञ इंसान से करो, उसको पता होएगा क्या? बताइए। जब भी आप न्यूज देखते हैं तो न्यूज में क्या होता है, 2 पार्टी के मेंबर एक दूसरे से बात करते हैं, वो पार्टी का एक विपक्ष दल का होता है, वो अपनी बात रखता है, कांग्रेस वाला अपनी बात रखता है, भाजपा वाले अपनी बात रखता है। तो दोनों एक ही फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस के लोग हैं, तो उनको जब आप जेडी करवाओगे या जीडी करवाओगे तो वो सही तरीके से कर पाएंगे, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। लेकिन आप किसी और व्यक्ति को वहां पर भेज दो जिसको कभी नॉलेज ही नहीं रहा राजनीति का, जिसको ना समाचार में इंटरेस्ट है ना किसी में, जो जानता ही नहीं, तो कर पाएगा क्या? बताइए। नहीं। नहीं। तो इसमें इंटरेक्टिव मॉडल में एक डिफरेंस ये है कि इसमें फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस की भूमिका होती है। इसको हम कन्वर्जेंस मॉडल भी कहते हैं, कन्वर्ट करते हैं चीजों को, ठीक, कन्वर्जेंस मॉडल कहते हैं।
ये लीनियर मॉडल हो जाता है जब जवाब नहीं दिया जाता। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, इसका उपयोग मास मीडिया में मतलब इंटरनेट में किया जाता है, ठीक है। अब अगर इंटरनेट में जैसे कि मैं आपसे व्हाट्सएप पे मैसेज तुरंत तुरंत कर दी, तो वो क्या कहलाया, आपका इंटरेक्टिव मॉडल कहलाया। लेकिन अगर मैंने आपको वहां पे जवाब नहीं दिया, जब रिसीवर वहां पर जवाब नहीं देता है, तो वो लीनियर मॉडल कहलाने लग जाता है, ठीक है। जब मीडिया में आपको रिसीवर आंसर नहीं देगा, तो वो क्या कहलाएगा, लीनियर मॉडल। अब इसके कुछ लाभ बताए गए हैं। इसके द्वारा मास कम्युनिकेशन में भी फीडबैक मिल जाता है। तो इंटरेक्टिव मॉडल में देखो, मैंने आप लोग को बताया था मास कम्युनिकेशन क्या होता है कि हमको फीडबैक मिलने की संभावनाएं कम रहती हैं, ठीक है। लेकिन जहां पर लाइव जीडी चल रही होती है, जैसे कि समाचार वाले ही दो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तो आपको वहां पर फीडबैक मिलने के चांसेस होते हैं, ठीक है। और इसमें सीमा ये होती है कि जो सेंडर और रिसीवर है वो एक दूसरे को नहीं जानता कभी कभी, अगर ये मास कम्युनिकेशन की बात चल रही है तो, ठीक है। आया समझ में, आया ना समझ में। आंसर देंगे पर वो जानेंगे नहीं कि ये है कौन। जैसे आप देखो, आप लोग जनरली कॉलेज में पढ़ते हो, ठीक है। कॉलेज में आपके सारे क्वेश्चन के आंसर या आपका जो पेपर है ये सब बनाने का काम एग्जामिनेशन सेल करते हैं। लेकिन हमको क्या लगता है कि हमारे टीचर्स कर रहे हैं ये सब काम, तो हम सारे क्वेश्चन के आंसर टीचर से पूछते हैं। सर ये क्वेश्चन, तो सर क्या बोलेंगे कि मैंने नहीं बनाया बेटा, एग्जामिनेशन सेल ने कराया, एग्जामिनेशन सेल आपका रिजल्ट देगा। तो हम उनको नहीं जानते, वो हमको नहीं जानते, लेकिन वो हमारा रिजल्ट देते हैं। तो ये इंटरेक्टिव मॉडल का एक सीमा कहलाती है, ठीक है। अब इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल आता है आपका शैम का मॉडल, ठीक है। इसको बिल्बर्ग शैम कहते हैं। इनको मास मीडिया के जनक या फिर फादर ऑफ मास मीडिया कहा जाता है। ये क्वेश्चन याद रखना, शैम को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इनको फादर ऑफ मास मीडिया कहा जाता है। अब मैं आपको बता दूं फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस क्या होता है, ठीक है। तो देखो नीचे डायग्राम दिख रहा है आपको, डायग्राम दिख रहा है पिंक वाला, हेलो जी जी मैम। जी मैम। उसमें दोनों साइड फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस लिखा, मतलब सोर्स मतलब मैं हो गई, मैं व्यक्ति हूँ, ठीक है। मेरा फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, और मेरा फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस क्या है कि मैं जानती हूँ योग के बारे में, मैं अपनी चीजों को ट्रांसफर करूंगी, मैं इनकोडर का काम कर रही हूँ, सिग्नल के थ्रू जाएगा वो। अब मैंने उसको एक इन्फॉर्मेशन दे दी कि योग की परिभाषा ये होती है, और मैंने ये चीजें एक्सपीरियंस की, तो मैंने उसको सब बता दिया। उसका क्या है, वो अपने फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस से उसका आंसर देगा। उसका फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस उसके कल्चर के अकॉर्डिंग डिफर करता है। तो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस मतलब होता है जो व्यक्ति जिस संस्कृति में रहता है, उसकी जो सामाजिक पृष्ठभूमि है, उसकी जो मान्यता है, अनुभव है, मूल्य है, शिक्षा और नियमों से जो संदेश को प्रभावित करती है। डेफिनेशन योग की एक ही होगी, लेकिन बताने का तरीका, उसको रखने का तरीका दोनों का अलग अलग होता है, ठीक है। कोडिंग दोनों को सेम आती होगी, लेकिन दोनों कंप्यूटर के स्टूडेंट है, दोनों को कोडिंग आती है, लेकिन कोड करने का एक का तरीका दूसरा है, एक का तरीका दूसरा है। समझ में आया कि वो सब वो अपने संस्कृति, अपने कल्चर, अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि, अपने अकॉर्डिंग सबके अपने अपने इंडिविजुअल बिलीव्स होते हैं। तो सबसे पहले जब आप कंपनी में जॉब करने जाते हो तो आपको यही बिलीफ खत्म किया जाता है। आया समझ में, आया। आज तो भाई नींद आ रही है क्या, या बहुत दिन बाद समझने समझ। हाँ गौरव पंडित जी पूछिए, कुछ पूछ रहे हैं? क्वेश्चन भेजा दिए मैंने पिछले वाले से रिलेटेड, एक बार देख लो चैट में। वो मैं लास्ट में बताऊंगी, ठीक है। क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को लास्ट में बताया करूंगी। ये एक तो हिंदी में आप भेजिए कतई, ठीक है। मैं बताती हूँ आपको क्लास के एंड में, अभी नहीं, पूरा क्लास हो जाए उसके बाद। चलिए, तो ये होता है हमारा मॉडल जो जो है, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट। अब इसमें दूसरा डायग्राम देखो आप, दूसरे डायग्राम में क्या लिखा है, इसमें भी यही है कि जब व्यक्ति इनकोडर मैसेज भेजता है डिकोडर को, वो इंटरप्रेट करता है, तो वो इनकोडर बन जाता है, डिकोडर बन जाता है। तो ये सेम ट्रांजेक्शनल मॉडल जैसे इसमें भी होता है, इसमें इनकोडर और डिकोडर बस लिख दिया गया है। जब किसी व्यक्ति के पास मैसेज आता है, अब वो उस मैसेज का रिप्लाई करता है मैसेज के रूप में, न्यू मैसेज के रूप में, तो वो वहां पर इनकोडर या डिकोडर बन जाता है। तो भूमिकाएं दोनों की चेंज हो जाती है, ठीक है। इसलिए इसको कन्वर्जेंस मॉडल कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट, यह है आपका यूगिनो वॉइस मॉडल, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ पढ़ने लायक नहीं है, इसका बस आप लोग क्या करिए, चीजों को सीक्वेंस में याद कर लीजिए। और ये स्टार्ट होता है थिंकिंग से, ठीक है। तो जब देख रहे हो तो एक बार लिख लेना थिंकिंग एक, इसलिए मैंने इसका केवल डायग्राम बताया क्योंकि इसमें समझाने लायक कुछ है नहीं। हम कोई भी मैसेज को जब भेजते हैं
तो सबसे पहले हम सोचते हैं उसको, ठीक है। वाइट्स मॉडल का कहना है जब हम कोई मैसेज भेजना होता है हमें, तो हम सोचते हैं, मतलब थिंकिंग, फिर उसको सिंबलाइज करते हैं कि हम उसको भेजेंगे कैसे, उसके लिए सिंबल्स क्रिएट करते हैं। फिर जब हम जो चीज अपने दिमाग में सोच रहे हैं, सिंबलाइज कर रहे हैं, जब हम उसको प्रैक्टिकली किसी को बताते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेसिंग। हम चीजों को एक्सप्रेस कर रहे हैं या मैसेज को, फिर एक्सप्रेस करते हैं तो चीजों को ट्रांसमिट कर रहे हैं किसी माध्यम के द्वारा, मतलब ट्रांसफर कर रहे हैं। तो उसको किसने रिसीव किया? रिसीवर ने, वो रिसीविंग का काम कर रहा है। फिर वो अपने अकॉर्डिंग उसको क्या करेगा? डिकोड करेगा। डिकोड करने के बाद वो फीडबैक देगा। फीडबैक तो दे दिया, चलो आपने क्या किया, मैंने आप लोग को बोला आप लोग कल पढ़ के आना, ठीक है। अब मैंने आपको पढ़ के आने को बोल दिया, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, आपने आंसर दे दिया, ठीक है, आपने अपना फीडबैक दे दिया। अब मैं क्या करूंगी? आपको मॉनिटर करूंगी कि जो काम मैंने आपको दिया था वो आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। मेरा फीडबैक गया, देखो आप थे, ठीक है, आपने क्या किया? आपने सोचा है क्वेश्चन, जैसे गौरव जी ने क्वेश्चन सोचा, उसको सिंबलाइज किया, उसको एक्सप्रेस किया, ट्रांसमिट किया। मैं रिसीवर हूं, मैंने डिकोड कर लिया कि हाँ इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है, मैंने इनको फीडबैक दिया कि इसका आंसर ये हो सकता है, आपको देख के आना है इसका आंसर। अब वो देखे या ना देखे वो उनके ऊपर है, डिपेंड करता है। तो मुझे क्या करना है? उनको मॉनिटर करना है, मतलब उनको देखना है जब तक मुझे दोबारा वो चीज नहीं मिल जाती कि वो सच में ऐसा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जैसे कि आप हॉस्पिटल में जाते हो, आपको डॉक्टर मेडिसिन देते हैं, तो बहुत कम लोग होते हैं जो रेगुलर पूरे दिन तक मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन का इनटेक करते हैं। कुछ होते हैं जैसे ठीक होते हैं मेडिसिन बंद कर देते हैं। और डॉक्टर क्या बोलते हैं? जब तक का ड्यूरेशन है 10 दिन की मेडिसिन, तो 10 दिन में कंप्लीट करो। लेकिन अगर हमको 5 दिन में अच्छा लगता है तो हम 5 दिन में ही छोड़ देते हैं मेडिसिन लेना। तो हमको फीडबैक क्या मिला? डॉक्टर का फीडबैक मिला कि अच्छी तबीयत हो गई है, अब हमको जरूरत नहीं है। लेकिन डॉक्टर ने बोला कि आपको 10 दिन खाना ही खाना है। तो वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अब देख रहे हैं कि वो कर रहा है नहीं कर रहा। तो वाइट्स मॉडल कहना था कि फीडबैक तक बात कंप्लीट नहीं होती है, फीडबैक तो मिल गया, अब हमको मॉनिटरिंग भी करना पड़ता है चीजों को, ठीक है, तभी हमारा जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव हो सकेगा। ठीक है, आया समझ में? हेलो जी। हाँ, यानी मैम इधर जो सेंडर है वो हाँ मॉनिटर करेगा ना फीडबैक को? हाँ, जो सेंडर है वो मॉनिटर करेगा कि नहीं, सॉरी, मैंने फीडबैक दे दिया, ठीक है, किसी को भी। अब मैं क्या करूंगी? जो मैं रिसीवर थी, मैंने फीडबैक देखा, अब मैं देखूंगी कि मेरे फीडबैक पे वो कुछ काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो मैं रिसीवर हूँ, रिसीवर मॉनिटरिंग कर रहा है वहां पर कि सेंडर उस अच्छा, काम को कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैंने फीडबैक तो दे रिसीवर दिया। मॉनिटरिंग करे। हाँ, हाँ, रिसीवर मॉनिटरिंग करेगा कि वो उसका, अभी तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था हॉस्पिटल का, चलो ठीक है, वहां पर क्योंकि डॉक्टर थे, लेकिन मुझे अपना कुछ काम आप लोगों से करवाना है। मैंने आप लोगों को बोला, आप लोगों ने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछा, मैंने उसका आंसर बताया, तो मैं यहाँ पे क्या हुई? रिसीवर। अब मैंने आपको फिर क्वेश्चन दिया कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप पढ़ के आओगे। अब आप पढ़ के आए या नहीं आए उसको मेरे को मॉनिटर करना है। तो यहाँ पर रिसीवर मॉनिटर करता है चीजों को, ठीक है, कि सेंटर को जो काम दिया गया वो कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर से आ समझ में जी आया जी? मैम। जी, चलिए, हमारे मॉडल यहाँ तक कंप्लीट होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा नॉइज और बैरियर के बारे में पढ़ा के फिर आज क्लास आपकी 5 बजे तक एंड करूंगी। देखिए, हमारा आता है नेक्स्ट, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, हम जब भी ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा आएगा, गारंटी के साथ लिख लो। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन मतलब अब हम कोई भी चीज करते हैं तो उसमें बाधा तो आएगी। आप चाहे शादी में 50 लाख खर्च करो, चाहे 10 लाख खर्च करो, कुछ ना कुछ दिक्कत तो होती है सामने वाले पार्टी को। ठीक है ना? लड़की लोग बोल ही देंगे कि नहीं आपके यहाँ ये अच्छा नहीं बना था, आपके यहाँ मेहमान बोलेंगे रसगुल्ला अच्छा नहीं बना था। उनको ये नहीं लगा कि लड़की के मम्मी पापा इतना काम कर रहे हैं, उनको ये लगा रसगुल्ला अच्छा नहीं बना था, हलवा अच्छा नहीं बना था। तो ये क्या होते हैं? बैरियर होते हैं हमारे कम्युनिकेशन में। ठीक है, तो संचार में बाधाएं होती हैं, जिसको 2 प्रकार से डिस्क्राइब किया गया है। पहला तो होता है नॉइज, ठीक है, नॉइज मतलब शोर। दूसरा होता है बैरियर, जिसको बाधाएं हम कहते हैं। अब देखो, इसमें पहले मैं दोनों को डिफाइन कर दूं, होता क्या है। नॉइज क्या होता है? जो संचार की प्रक्रिया को बाधित करते हैं, ठीक है, लेकिन ये पूर्ण रूप से बाधित नहीं कर पाते हैं जनरली देखा जाए, इसलिए इनको बैरियर से अलग किया गया है। बाधित करते हैं, यह शोर कहलाता है या नॉइस कहलाता है। नॉइस वह है जो पर्यावरण में होता है, ये पहले से होता है, ठीक है, जिसके कारण संदेश प्राप्तकर्ता संदेश को सही प्रकार से ग्रहण नहीं कर पाता है। जैसे कि
मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, अब यहीं पर आ जाए हमारा शोर होने लग जाए, यहाँ पर एक रैली निकल जाए, तो मेरी आवाज आप तक प्रॉपर नहीं जाएगी, ठीक है। अब मेरे बगल में मेरे परिवार वाले बैठ के बात करने लगे तेज तेज, और मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, तो आपको समझ में नहीं आएगा। या फिर यहाँ पर केवल बोलना या बाहर का शोर नहीं आता, यहाँ पर आपका लिखावट, जब आप कोई चीज गलत लिखते हो तो सामने वाला उसको सही तरीके से नहीं समझ पाता, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ नॉइज। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, बोल देंगे कौन कौन सा नॉइज नहीं है, तो आप जनरली सोचोगे कि लिखने से तो शोर उत्पन्न नहीं होता है भैया, तो लिखावट तो होगा ही नहीं। यहाँ पर शोर से मतलब नहीं है, यहाँ पर डिस्टरबेंस से मतलब है। हमारी कम्युनिकेशन को जो चीज रोक रहा है दैट इज कॉल्ड डिस्टरबेंस। तो मान लीजिए मैंने आपको बोला कि आप लोग पीपीटी बना के लाओ, ठीक है, पीपीटी बनाओ तो आपकी राइटिंग समझ में नहीं आती, लेकिन मैं आपको बोलूं लिख के लाओ सब लोग और पीपीटी प्रेजेंट करो, तो जब आप लिख के लाते हो और आपकी इतनी खराब राइटिंग है कि ना वो आपको समझ में आ रही है ना हमको समझ में आ रही है, तो वो क्या कम करेगी, क्या होगा उससे, क्या होगा भैया, डिस्टरबेंस। डिस्टरबेंस होगा कम्युनिकेशन में, ठीक है। अब देखिए इसमें, और ये इसलिए याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर चीज से अलग दिखता है। अब इसका आता था उच्च या निम्न उच्चारण। मैं आप लोग को क्लास में पढ़ा रही हूँ, ठीक है, क्लास में पढ़ाते पढ़ाते मैं एकदम स्लो बोलूं, एकदम ही स्लो बोलूं, हाँ जी पूनम जी बताइए, सुनाई दे रहा है क्या, आ रही है आवाज मेरी, आ रही है, आ रही है मैम। आ रही है, ठीक है। अभी नींद आ छोटे रही है मैम इसे सुन के। नींद आ रही है, थोड़ा कम आ रही है, तो ये मैंने क्या किया, बहुत स्लो बोल दिया। अब मैं बोलूं आ रही है क्या मेरी आवाज आप लोगों तक, तो क्या होगा, आपको मेरी आवाज चुभने लग जाएगी और आप क्लास लेफ्ट करके चले जाओगे। तो उच्च और निम्न उच्चारण भी इसीलिए बोला जाता है, हमारी पिच जो कि जनरली हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ते हैं वो एग्जैक्ट होनी चाहिए कम्युनिकेशन के लिए। अगर आप किसी से बात करते हो, अगर आपसे कोई दूर है तो ठीक है आप तेज बोलोगे, लेकिन आप किसी के सामने खड़े हो और आप उसको तेज तेज बोल रहे हो, तो वो क्या सोचेगा भाई, क्या सोचेगा, ये पागल ही इंसान, ठीक है, कितना तेज तेज बोल रहा है, सुनना ही आप पसंद नहीं करोगे। कुछ कुछ होते हैं, जैसे कुछ कुछ लेक्चर भी होते हैं, वो क्या करेंगे, पहले धीरे एकदम धीरे धीरे से स्टार्ट होंगे, फिर एकदम ही तेज बोलेंगे, फिर धीरे 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 बोलेंगे, फिर एकदम तेज हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे, थोड़ा मतलब मॉड्यूलेशन देख के करना है। तो ये भी एक तरीके का नॉइज है। फिर रोशनी की कमी, अब यहाँ पर तो चलो ठीक है सनलाइट आ रही तो मेरा चेहरा भी गोरा दिख रहा है, वैसे मैं काली हूँ, ठीक है, तो रोशनी की कमी होगी तो भी आप चीजों को नहीं कर पाओगे, अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे, लाइट बंद है तो कहाँ से पढ़ाई करोगे, डिम लाइट में कितना पढ़ोगे, कितनी देर तक पढ़ोगे, तो ये सब हमारे नॉइज के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। सहज और प्रभावी संचार के लिए नॉइज नहीं होना चाहिए। अगर हम अच्छा सिंपल और इफेक्टिव कम्युनिकेशन चाहते हैं तो उसके लिए हमको शोर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए टाइप ऑफ नॉइज होते हैं हमारे 4। नॉइज समझ में आया ना, कि नॉइज मतलब केवल शोर नहीं होता, जो भी चीज डिस्टरबेंस क्रिएट करती है दैट इज कॉल्ड नॉइज हियर, ओके। तो ये तो खराब लिखावट वाला याद रखना, रोशनी की कमी, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पर लोग गलती कर देते हैं, तो ये आपको याद रखना है। दूसरा आता है आपका टाइप ऑफ नॉइज। टाइप ऑफ नॉइज 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला आपका होता है फिजियोलॉजिकल नॉइज, मतलब शारीरिक शोर। अब आप बोलोगे कहीं धड़कन तेज तेज बजने लग गई तो शारीरिक शोर हो गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है, कि हृदय की धड़कन बाहर तक सुनाई दे रही है तो वो शारीरिक शोर नहीं है, अभी बताएंगे क्या है। तो फिजियोलॉजिकल नॉइज, फिजिकल नॉइज मतलब भौतिक शोर। फिर साइकोलॉजिकल मतलब मनोवैज्ञानिक, अब यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि ब्रेन में बैंड बाजा बजेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। फिर होता है सिमेंटिक नॉइज, मतलब शब्दार्थ संबंधित शोर। अब मैं इसको बताती हूँ होता क्या, तो ये 4 याद रखना नॉइज के टाइप, फिजियोलॉजिकल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सिमेंटिक नॉइज, ठीक है। अब देखिए हम पढ़ने जा रहे हैं शारीरिक शोर। शारीरिक शोर में क्या होता है, जब व्यक्ति है ना, अब मेरे को भूख लगी है, जैसे आप लोग को अभी रेस्ट की जरूरत है, अब मैं आपको पढ़ा दूं 2 घंटे, मैं आपसे बोलूं कि आज मैं चाह रही हूँ कि 2 घंटे पढ़ा देते हैं, कंप्लीट करते हैं आज, तो आप लोग को कब तक अच्छा लगेगा, 40 मिनट तो आपको अच्छा लगेगा, 45 से 50 मिनट के बीच में आप लोगों को भूख लगाएगी या तो थकान होगी, सर दर्द होगी। जनरली आप देखो सबसे ज्यादा ये चीज कहाँ होता है, जब भी आप एंकरिंग करते हो, ये मेरे साथ हमेशा होता था, ठीक है, जब हम एंकरिंग करने जाते हैं या फिर हम कभी स्टेज में बोलते हैं, है ना, तो खुजली, या फिर हमको जहां पर शांत रहने को बोला जाता है तो वहीं पर हमें खुजली स्टार्ट होगी, कहीं मच्छर काटेगा, कहीं कुछ, या फिर बहुत देर तक, जैसे मैं रिश्तेदारों के घर जाती हूँ तो मेरा सिर दर्द होने लग जाता है, ठीक है, तो मैं उससे ज्यादा जाना पसंद नहीं करती। तो ये सारी चीजें हमारे कम्युनिकेशन को बिगाड़ती हैं, जैसे हमको भूख लगी है तो हम कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे,
टायर्ड फील कर रहे हैं तो चाहे कितना भी अच्छा खाना ला के रख दो, मन नहीं करेगा। सर दर्द, खुजली, सर्दी गर्मी आदि के कारण होने वाली व्याकुलता या फिर डिस्ट्रैक्शन को हम फिजियोलॉजिकल नॉइज कहते हैं। इट इज अ डिस्ट्रैक्शन कॉज्ड बाय हंगर, फटीग, हेडेक एंड मेडिकेशन। आया समझ में? शारीरिक शोर, ठीक है। अब हम बात करते हैं भौतिक, मतलब कि जो हमारे वातावरण में उपस्थित है उसके वजह से अगर हमको, हेलो आवाज तो आ रही ना मेरी? नहीं तो मुझे लगता है जी कि मैं मैम, लेफ्ट, आ रही हाँ मैम। जी जी ठीक है। तो हाँ एक सेकेंड, अब हम आते हैं नेक्स्ट में क्या है आपका भौतिक शोर। तो जो वातावरण से शोर होता है जैसे कि ट्रैफिक हो गया या खराब लाइट लगी है, जैसे कि ना अगर आपके घर में, जिनके घर में आप देखते हो किसी किसी घर में ऑरेंज कलर की लाइट लगी होती है, किसी घर में एकदम रेड लाइट होती है। तो जब पुराने जमाने में हम देखते थे जो लाइट रहती थी, अगर आप वो लाइट अब लगा दो तो बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है। पुराने जमाने में कैसा होता था लाइट का कलर? किसी को याद हो जो अभी भी जाते हैं गाँव वाँव? येलो। ये लो येलो होता है। है ना। और आप क्या कर रहा था? व्हाइट कर रहा था। तो अभी के बच्चों को अगर आप बोल दो वो लाइट में पढ़ने के लिए, तो नहीं पढ़ पाएंगे वो, क्योंकि वो उनको डिस्ट्रैक्ट कर देंगी चीजें। तो वही होता है, या तो एक लाइट जल रही, जैसे अब जनरली क्या होता है, हम जो बच्चे स्ट्रीट में पढ़ते हैं, है ना, जनरली देखे होंगे आप, तो क्या होती है जो लाइट के खंभे लगे हुए होते हैं वो जलते हैं बुझते, जलते बुझते, भूतिया टाइप माहौल हो जाता है। तो मतलब खराब लाइट होगी तो भी आप नहीं पढ़ पाओगे, जलेगी बुझेगी। तो जो वातावरण में शोर है, मतलब जो हमारे वातावरण में उपस्थित है उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे ट्रैफिक, खराब लाइट, इनके वजह से जो डिस्टर्बेंस होती है दैट इज कॉल्ड फिजिकल नॉइज। इट इज अ मोर डायरेक्ट फॉर्म ऑफ इंटरफेरेंस इन आवर फिजिकल एनवायरमेंट, फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक हॉर्न्स एंड पुअर लाइटिंग। ठीक है, आया समझ में इतना। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल नॉइज की, मनोवैज्ञानिक शोर। ठीक है, हम दूसरों से कैसे संवाद करते हैं, पूर्वाग्रह और रक्षात्मक भावना की वजह से उत्पन्न शोर। उदाहरण जैसे कि बातों को भूलना, लड़कियां कमजोर थी, जैसे कि मान लो मनोवैज्ञानिक मतलब हमारे जो माइंड में बनाया गया है, हमने खुद बना लिया है माइंड में, हमने वो मैपिंग कर ली कैसे होगा। जैसे कि लोगों का क्या मानना है कि लड़कियां कमजोर होती हैं, वो लड़ाई नहीं कर सकती, तो उनको रेसलिंग में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो उनका क्या, उन्होंने पूर्वाग्रह बना के रख लिया और उसकी वजह से वो लड़कियों को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, एक तरीके का डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ किस पे, हमारे सोसाइटी पे, कि लड़कियां आगे नहीं बढ़ सकती है। ठीक है, कोई कोई ऐसे होते हैं कि जो बात करते करते भूल जाते हैं, बात तो कर रहे हैं, बोलना क्या था भूल गए, तो अपनी जो बात रखना है वो अपनी बात को नहीं रख पाते हैं। या फिर कुछ कुछ लोग इतने ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं खुद के लिए, अपने बारे में इंफॉर्मेशन, जैसे आप सर्वे लेने जाओ किसी का कभी, ठीक है, तो आप उनसे पूछोगे कि आप कैसा महसूस कर रहे हो, आपको कैसा लग रहा है। तो जनरली फीमेल्स जो होती हैं, जो ज्यादा डेवलप नहीं है शहर, वहां की आप फीमेल से बात करोगे तो वो अपने घर के बारे में नहीं बताएंगी। हम लोग, जब मैं साइकोलॉजी में काउंसलिंग करती थी, जब मैंने काउंसलर का कोर्स किया है, तो जब मैं काउंसलिंग करती थी तो वहां पर बहुत से जेंट्स हैं जो ड्रिंक करते हैं, लेकिन उनकी वाइफ नहीं बताती थी। क्यों? क्योंकि उनका मानना है पति परमेश्वर होता है, जैसा भी पति तो हमारा है, तो वो चाहे वो दारू पिए, चाहे हमको मारे पीटे, हमको कोई मतलब नहीं। तो वो नहीं बताएंगे सच्चाई। उनको ये लगता था कि कहीं इनको रिहेबिलिटेशन सेंटर ना ले जाए, हमसे दूर ना ले जाए, या कुछ हो जाए। तो यहाँ पर क्या होता है, हमको सही इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है लोगों के बारे में। और बहुत सी ऐसी जगह, राजस्थान, मध्य प्रदेश जिसमें रहती हूँ खुद, तो यहाँ भी आप देखोगे कि ज्यादा लोग बहुत प्रोटेक्टिव क्वालिटी के होते हैं, उनको अपनी बातें रखने का बिल्कुल भी मन नहीं करता लोगों के सामने। इस वजह से जब भी सर्वेज होते हैं तो एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलते हमें। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल नॉइज मतलब होता है, इट रिफर्स टू द क्वालिटी इन अस दैट अफेक्ट्स हाउ वी कम्युनिकेट एंड इंटरप्रेट अदर। और कभी कभी क्या होता है, हम इतने ज्यादा मंद बुद्धि बोलना चाहिए, मंद बुद्धि भी नहीं, ऐसा बोलना चाहिए कि एकदम लो क्वालिटी के होते हैं, कि सामने वाले को ना, अगर वो हमारा अच्छा भी चाहता होगा ना, तो हम उसको बुरा ही इंटरप्रेट करेंगे। अगर मैं, कुछ लोग जैसे योग नहीं करना चाहते लोग, योग मतलब समझते हैं कि केवल कपालभाति होता है और अनुलोम विलोम। अगर मैं उनको बोलूं कि आप योग करिए, तो कुछ लोग बोलेंगे अरे क्या है ये, सांस लो सांस छोड़ो, कुछ होना जाना है नहीं। तो वो इतने हैं कि उनको मतलब ही नहीं है भैया कि दूसरे हम सही है, मतलब लोग कैसे। तो ये साइकोलॉजिकल नॉइज कहलाता है। ठीक है, फॉर इंटेंस, इफ अ मैनेजर इज प्रोऑक्यूपाइड विद अ वेरी इंटेंस प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे कि आप किसी कंपनी में जॉब करने जाओ, तो मैनेजर है वहां पर, उसका मानना ही रहता है कि लड़कियां काम नहीं कर पाएंगी। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, अपने कंपनी में बॉयज को ही ज्यादा रखेंगे। या फिर किसी का मानना है कि बॉयज इधर उधर रहते, तो हम केवल लड़कियों को ही अपनी कंपनी में रखें।
तो वो उसका माइंड सेट है, वो भी प्री ऑक्यूपाइड है, पहले से इंटेंस प्रॉब्लम है उसको, ठीक है। दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल नॉइज, ठीक है। इसमें प्रेजुडिस भी आता है और डिफेंसिव फीलिंग्स भी आती है। अब आता है हमारा शब्दार्थ संबंधी शोर, ठीक है, जैसे कि जिसको हम सेमेंटिक वॉइस कहते हैं। कठिन शब्दों या वाक्यों का प्रयोग करने से जो शब्द उत्पन्न होता है। अब मैं आप लोगों को यही चीज जो मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है, अब मैं इसको बहुत ही संस्कृत में बोलूं या बहुत ही हिंदी में बोलूं या एकदम प्रोफेशनल इंग्लिश में बोलूं तो भी आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो मैं क्या करती हूँ, जो वर्ड मैं पूरा पढ़ती हूँ, तो जैसे मैं इंग्लिश पढ़ी, इंग्लिश लाइन, तो मुझे पता है जो बहुत हिंदी वाले हैं उनको समझ नहीं आएगा, तो मैं क्या करती हूँ, उनके लिए हिंदी में ट्रांसलेट कर देती हूँ। और जो बहुत इंग्लिश वाले हैं उनको हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देती हूँ। क्यों? क्योंकि उनको कोई भी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना हो हमारे कम्युनिकेशन में। लेकिन अगर मैं केवल संस्कृत या केवल हिंदी का बहुत उच्च मात्रा में एकदम कठिन शब्दों का उपयोग करूंगी तो हमारी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, हम एक दूसरे को नहीं समझ पाएंगे, तो कम्युनिकेशन नहीं होगा, ठीक है। तो सेमेंटिक नॉइज मतलब क्या होता है? इट अकर्स व्हेन वर्ड्स देमसेल्फ आर नॉट म्यूचुअली अंडरस्टूड, जब हम वर्ड्स ही नहीं समझ पाते। ऑथर समटाइम, जैसे कि आप कोई ऑथर का पढ़ो, जैसे सदगुरु लिखते हैं, ठीक है, उनका ठीक है, ओशो भी लिखते तो ठीक है, लेकिन आप, हाँ, ओशो के कुछ कुछ शब्द जो बहुत ही आध्यात्मिक है वो समझ में नहीं आते हमें, तो वो लोग कुछ ऐसे ऐसे वर्ड लिख देते हैं, हम पढ़ने, जैसे नोबल आप पढ़ने बैठो तो आपको खुद समझ में नहीं आता कि क्या चीज है, ठीक है, वो इतना ज्यादा टेक्निकल वर्ड या फिर अवॉइडेबल टेक्निकल लैंग्वेज का यूज कर लेते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑथर समटाइम क्रिएट सेमेंटिक नॉइज बाय यूजिंग जार्गन। जार्गन मतलब, ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, पूछ सकता है, जार्गन मतलब क्या होता है? अवॉइडिंग टेक्निकल नॉइज, ठीक है, नॉइज को अवॉइड करना, सॉरी, टेक्निकल नॉइज को अवॉइड करना जार्गन कहलाता है, ठीक है, इसको हमको अवॉइड करना होता है, लेकिन हम जनरली डाल देते इतना, मतलब टेक्निकल लैंग्वेज को, तो टेक्निकल लैंग्वेज को अवॉइड करना जार्गन कहलाता है, अवॉइडेबल टेक्निकल लैंग्वेज, ठीक है। तो ये आपके 4 नॉइज होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से होते हैं, नाम बताइए भैया, टेल मी द नेम। भौतिक सारी शोर, शारीरिक शोर, मनोवैज्ञानिक शोर, अर्थ संबंधी शोर। हाँ, शब्दार्थ संबंध, ठीक है, शब्द और अर्थ, शब्द मतलब वर्ड और मीनिंग उसका, ठीक है। तो ये 4 होते हैं, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इनके कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही पूछा जाएगा, आपको दे दिया जाएगा, जब कोई व्यक्ति बातों को भूल जाता है और वह अपनी बात को सामने वाले के साथ नहीं रख पाता तो वह किस शोर के अंतर्गत आता है? बताइए मुझे। साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजी, समझ में आया? ठीक है। अब मैं आपको बोलूं, जब किसी व्यक्ति को सर्दी है और वह बीमार है और वो किसी से इंटरेक्ट ना कर पाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? फिजियोलॉजिकल नॉइज। फिजियोलॉजिकल नॉइज। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सेमेंटिक नॉइज आई थिंक इस बार पूछ रहा, सेमेंटिक नहीं, फिजिकल नॉइज इस बार पूछा गया। मैम, हाँ, इस बार शायद फिजिकल नॉइज का क्वेश्चन आया था नेट पे, मुझे एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आपके कहलाएंगे नॉइज। अब हम आते हैं नेक्स्ट, तो ये मैं आपको कल पढ़ाऊंगी बैरियर्स, ठीक है। तो बैरियर्स और नॉइज 2 चीज थी, शोर हो गया हमारा, बाधाएं हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। आया समझ में भैया? ये हम कल पढ़ेंगे और मैंने आप लोग की स्लाइड बहुत सारी बना दी है, तो कल परसों नरसों जब भी हम पढ़ेंगे। जी, तो कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? अब बताइए मुझे। हेलो, क्वेश्चन तो लग नहीं रहे जी, हम लगा रहे तो। हाँ, प्रीवियस क्वेश्चन ईयर में अभी नहीं लगेंगे, मैं बता रही हूँ, आप लोगों के क्वेश्चन नहीं लगेंगे अभी, जो बहुत वो है, ठीक है। तो जब हम सारा पढ़ लेंगे सारा कुछ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चन और किस टाइप के आते हैं। एक तो देखिए, मैं आपको बताऊं, मैंने इंग्लिश में पढ़ा है और मैं आप लोग को ये बोलूंगी कि कम्युनिकेशन या फर्स्ट पेपर मैक्सिमम टाइम आप ट्राई करो कि आप इंग्लिश में पढ़ो। हिंदी में पढ़ते हो तो आपको हिंदी अच्छी आनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए, क्योंकि हिंदी, इंग्लिश हम समझते हैं इंग्लिश टफ है, बट हिंदी उससे भी टफ होता है। अब आप मुझे कुछ क्वेश्चन भेजे थे, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन भेजे थे आप? एक बार मैं देख लूं आपका क्वेश्चन। संप्रेषण की प्रक्रिया में, संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन, जब प्रदाता और आदाता, मतलब प्रदाता मतलब सेंडर, आदाता मतलब लेने वाला, संदेश भेजने और प्राप्त करने के संदर्भ में अपनी भूमिका की अदला बदली करते हैं, ठीक है, मतलब एक दूसरे को चेंज कर रहे, तो ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाएगा आपका
एक सेकेंड रुको। पहला होता है सार्वभौम प्रतिरूप, मतलब यूनिवर्सल, यूनिवर्सल। दूसरा होता है समव्यवहारात्मक, समव्यवहारात्मक मतलब जब दो लोग एक दूसरे मतलब ट्रांस इंटरेक्शनल बोल सकते हैं, ठीक है। तीसरा है आपका एकल प्रवाह, एकल प्रवाह, वन वे कम्युनिकेशन तो नहीं होगा। अभी ही मैंने आपको पढ़ाया, जब सेंडर रिसीवर बन जाता है और रिसीवर सेंडर बन जाता है तो वो क्या कहलाता है? इंटरेक्टिव मॉडल कहलाता है। क्या क्या कहता है गौरव जी, नाम बताइए जल्दी से। आपने ये सर्कुलर बताया था, सर्कुलर। सर्कुलर, या उसी को हम क्या कहते हैं? इंटरेक्टिव मॉडल कहते हैं, क्योंकि दो लोग एक दूसरे इंटरेक्ट कर रहे हैं और जब सेंडर रिसीवर बन जाए और रिसीवर सेंडर बन जाए तो ये कब होगा? जब दो लोग के बीच में फीडबैक आएगा। और वन वे में तो फीडबैक नहीं आता, तो वन वे तो यहाँ होगा नहीं, एकल प्रवाह तो होगा नहीं, ठीक है। ये आप अलग कर दो, ठीक है। फिर आता है सार्वभौम, यूनिवर्सल हो सकता भी है, ये नहीं भी हो सकता। समव्यवहारात्मक मतलब एक दूसरे के बिहेवियर के प्रतिरूप में, तो ये हो सकता है, या फिर सार्वभौम हो सकता है। बहुलवादी मतलब कि मल्टीपल इसका प्रारूप होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो इन दोनों में से कुछ होगा, आप मुझे आंसर देके बता दीजिएगा क्या है, ठीक है। आंसर दिया था जिसमें से आपने क्वेश्चन उठाया हाँ जी, पूनम जी ने ठीक लगा रखा है, बी ही था। है ना। तो मैंने वही बोला, इन दोनों से आप इस तरीके से आप क्या करोगे, क्वेश्चन को जब भी आप क्वेश्चन करो तो आप एक इलिमिनेटिव मॉडल का उपयोग करोगे। इलिमिनेटिव मतलब पहले जो नहीं है उसको तो अलग ही कर दो। मैंने आपको बोला वन वे तो होगा नहीं, होगा, सब हम नहीं होगा, सब जगह ऐसा नहीं है, नहीं मिलता। तो समव्यवहारात्मक मतलब दो लोग एक दूसरे से जब बात करते हैं, ठीक है, तो बी होना चाहिए इसका आंसर। आया समझ में गौरव पंडित जी कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है? तो हम जब भी क्वेश्चन करें तो उसके एक एक वर्ड को पढ़ें। आया समझ में आप सभी लोगों को? इलिमिनेटिव मेथड का आप उपयोग करोगे टाइम बचाने के लिए एग्जाम में, समझ में है ना? इलिमिनेटिव मेथड, आवाज ही नहीं आती थी। हाँ जी, मेथड भी समझ में आ गया। एलिमिनेटिव मतलब कुछ ऑप्शनों को हटा दो, जो कुछ बचे उनमें फिर लगा लो कुछ 50-50। पहले जो फिक्स हो आप जिसमें उसको हटा दो। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूं, आपके पास विकल्प आ गए 4, ठीक है, कि ए बी है, बी सी ए, सी डी ए और डी ए है, आपके ये ऑप्शन है और कोई क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। अब आप क्या, जैसे कि प्राणायाम का क्वेश्चन आ गया कि घेरण संहिता में कौन कौन से प्राणायाम का वर्णन मिलता है। 4 प्राणायाम का नाम लिख दिया गया, सूर्य बेदी, उज्जाई, भस्त्रिका, सिद्धि, ठीक है। अब 2 है जो उसमें मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है, और बाकी नहीं मिलेंगे। तो जो मिलेंगे पहले आपको एक अगर पता, दूसरा नहीं पता तो एक पता है, एक कहाँ कहाँ पर है उसको आप हटा दो। फिर उसके बाद देखो 2 जिसमें नहीं मिले, तो इस तरीके से आप एलिमिनेट करते हो क्वेश्चन को। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी तो आपको बताऊंगी कैसे यूज करते हैं एलिमिनेटिव मेथड, ठीक है। बाकी पिछले बैच वालों को पता होगा मेरे ख्याल। तो इतना ही आज के लिए, आप लोग को बाकी कल पढ़ाया जाएगा। और मैं ये सोच रही थी सिलेबस कंप्लीट करने के बाद ही आप लोग का टेस्ट लूंगी। टेस्ट नहीं होएगा, एक तरीके से क्वेश्चन आंसरिंग सेशन होंगे। क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट किए जाएंगे, आपको उसका आंसर तुरंत तुरंत देना है, ठीक है। जी मैम, मैम लाइव होगा। इंटरेक्टिव को ही सर्कुलर बोलते हैं ना मैम? हाँ, इंटरेक्टिव को हम सर्कुलर जब कब बोलेंगे? सर्कुलर जब सेंडर रिसीवर बन जाएगा, रिसीवर सेंटर बन जाएगा तब, ठीक है ना। उसमें आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि किसको सर्कुलर कहते हैं, आपको स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे, ठीक है। स्टेटमेंट में कौन से स्टेटमेंट सही है आप वो देखो, है ना। महुआ पाल जी, आपको स्टेटमेंट देख के पढ़ना है। तो हम सोचते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, कभी नहीं होता है ऐसा, ठीक है। कभी भी बहुत कम होता है कि रेयरली डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हमेशा घुमा फिरा के पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि हम क्वेश्चन को हर एंगल से पढ़ें। इसलिए मैं आप लोग को साथ साथ में बताती हूँ कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप लोग ये ध्यान रखें, है ना। और कुछ तो नहीं है पूछने के लिए? फिर हम बंद करें। ये जो अदला बदली वाला था नहीं, इस तरह के क्वेश्चन मेरे